आज का टॉपिक है हमारा परमाणु। अगर इससे पहले आपने और वीडियो नहीं देखी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों से संबंधित नाभिक की वीडियो बना दी है, अर्धचालक की वीडियो बना दी है, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हो, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखते हैं इस टॉपिक में जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे इस टॉपिक से संबंधित उन सबको सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव हो चाहे वन लाइनर हो, 1-2 नंबर तक होगा, ठीक है। लगभग ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर मिला के पेपर में आपका सेगमेंट लगभग 30 नंबर तक का बनता है। तो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी आएंगे उनको हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन के वेग का परिमाण होता है। इलेक्ट्रॉन के वेग के परिमाण का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, शायद आपको पता होगा, नहीं तो यहाँ पर लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन के वेग का फॉर्मूला क्या होता है, v = ZE² अपॉन 2NH ε0। सुनो, पूरा नहीं करेंगे ना, आप सॉल्व कर लेना। Z = क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। E की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। H प्लांक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.6 × 10⁻34। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.86 या 8.5 लगा देते हैं इंटू 10⁻⁻12। ये सभी वैल्यू लगा के आप जब सॉल्व करोगे तो v = आएगा जी 2.1 × 10⁻6। ये वैल्यू आपकी निकल के आती है। ये किसकी है, ग्राउंड लेवल की है। किसकी है, मूल अवस्था में इतना वेलोसिटी होती है। लेकिन जो वैल्यू पूछी है डायरेक्ट नहीं पूछी, वो क्या पूछ रहा है, सी के पदों में। सभी ऑप्शन में सी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते, इसमें सी का गुणा सी का भाग करते। 2.1 × 10⁻6 इंटू सी अपॉन सी का गुणा कर देते हैं, सी का भाग दे देते हैं। सी ऊपर आ रहा है तो ऊपर सी की वैल्यू ना लगाइए, नीचे वैल्यू लगा दीजिए। क्या होगा 2.1 × 10⁻6 इंटू सी अपॉन क्या वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी C/137। ये आपकी वैल्यू निकल के आती है। कौन सा विकल्प है हमारा इसमें, विकल्प बी एकदम सही आंसर होगा। दूसरा देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में आती है। देखो आपको पता है कितनी श्रेणी होती हैं, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। एक पांचवी और होती है, लिखे देते हैं, याद कर लेना। पांचवी श्रेणी कौन सी होती है, फुंड श्रेणी होती है। 5 श्रेणी होती हैं। लाइमन श्रेणी जो आती है वो किस में आती है, पराबैंगनी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में आती है, पराबैंगनी क्षेत्र में। हो सकता है पेपर में लेमन भी पूछ ले तो वो पराबैंगनी। बामर किस में आती है, दृश्य क्षेत्र में आती है। बामर किस क्षेत्र में आती है, दृश्य क्षेत्र में आती है। पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये तीनों ही किस में आती हैं, अवरक्त में। किस में आती हैं, तीनों ही अवरक्त में। ये भी अवरक्त में आएगी और ये भी अवरक्त में, और फुंड भी क्या होती है, अवरक्त में ही आती है। ये तीनों अवरक्त में आती हैं, तो ध्यान रखना है। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। लाइमन आती है पराबैंगनी में, बामर दृश्य में, बाद बाकी तीनों किस में आती हैं, अवरक्त क्षेत्र में आती हैं। तीसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संक्रमण में न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होती है। देखो इसमें दिया है, यदि परमाणु n 5 से 4 में आए तब न्यूनतम होगी, 4 से 3 में, 3 से 2 में, 2 से 1 में। आपको पता है जब परमाणु पहले में आता है तो कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है, पहले में आता है तो श्रेणी प्राप्त होती है जी लाइमन। अभी लिखा था कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है, लाइमन। दूसरे में आएगा तो कौन सी श्रेणी प्राप्त होगी जी, बामर। तीसरे में आएगा तो पास्चन, और चौथे में आएगा तो ब्रैकेट, और पांचवें में आएगा तो फुंड। वहाँ पे दिया नहीं है। इनमें सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, जो सबसे कम होता है। n = 1 में आएगा, पहली में आएगा तो सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य। जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा वेवलेंथ भी बढ़ती जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विकल्प डी। ध्यान रखना, न्यूनतम पूछे तो लाइमन, अधिकतम पूछे तो ब्रैकेट के बाद फुंड आती है।
नेक्स्ट देखिए, एक परमाणु या आयन की मूल अवस्था में ऊर्जा कितनी है, ध्यान रखना 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, या हो सकता है हाइड्रोजन नहीं हो सकता, हाइड्रोजन की क्या होती है 13.6। ड्यूटेरियम ये किसकी होती है मूल अवस्था में इतनी ऊर्जा होती है, हीलियम की। ये HET नहीं है, केवल हीलियम है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, याद करना है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में तृतीय कक्षा से द्वितीय कक्षा में आ जाता है तो मुक्त ऊर्जा होगी, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या आता है, तीसरी से दूसरी में आता है। आपको पता है जब तीसरे से उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो एनर्जी क्या होती है, एक्सक्रीट होती है, एनर्जी उत्सर्जित होती है। तो कितनी एनर्जी एक्सक्रीट होगी, बहुत सिंपल फॉर्मूला है इसका, क्या होता है, उत्सर्जित ऊर्जा डेल्टा इक्वल टू फॉर्मूला होता है जी -RCH ब्रैकेट में 1/n² माइनस 1/n1²। सही है। डेल्टा E इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होती है 13.6 और n2 दूसरी में आता है 1/2² माइनस 1/ किससे आता है, तीसरी से आता है 3²। डेल्टा E इक्वल टू 13.6, 1/2² 1/4 माइनस 1/9। सॉल्व कर लोगे आप इसे तो डेल्टा E इक्वल टू सॉल्व करने पे आएगा जी आपका ये 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही होगा, इसका विकल्प सी एकदम राइट आंसर होगा। एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन का संवेग होगा। संवेग का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव वाले टॉपिक में भी पढ़ा होगा खूब अच्छी तरह से। क्या होता है संवेग के लिए, क्या होता है फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल टू H/P होता है। ठीक है, ये संवेग पूछा है आपसे, तो संवेग P इक्वल टू क्या हो जाएगा H/λ। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे पास लैम्डा नहीं है, कोई बात नहीं है, लैम्डा बराबर फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने 1 2 3 7 5 अपॉन डेल्टा E, और ये किस में आता है, एंगस्ट्रॉम में आता है। यहाँ से लैम्डा निकाल लोगे आप, लैम्डा निकाल के और किस में रख दोगे, P इक्वल टू H/λ में, इसमें वैल्यू रख देंगे। पूरी तरह सॉल्व करने पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, C 5 × 10⁻22 किलोग्राम मीटर सेकंड, ये आंसर आपका आ जाएगा। कर लेना, बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के उत्सर्जन में बामर श्रेणियाँ आती हैं। कई बार आ गया ये, बामर श्रेणी किस में आती है, दृश्य परिसर में आती है। किस में आती है, बामर, दृश्य परिसर में आती है बामर। कौन सी श्रेणी आती है जी, बामर। अवरक्त में तीनों आती हैं, पराबैंगनी में कौन सी आती है, लाइमन। लाइमन पराबैंगनी में आती, लाइमन पराबैंगनी क्षेत्र में आती है। और अवरक्त में इन दोनों को छोड़ के पासचन ब्रैकेट फुंड, पासचन भी आती है, ब्रैकेट भी आती है, और कौन सी आती है, फुंड श्रेणी भी आती है। ये तीनों श्रेणी किस में आती हैं, अवरक्त क्षेत्र में आती हैं। तो इसका विकल्प कौन सा ठीक हो जाएगा, विकल्प ए। रेडबर्ग नियतांक R एवं प्रकाश की चाल C हो तो RC का मात्रक होगा, कुछ दिक्कत नहीं है। RC, R का मात्रक क्या होता है, मीटर इनवर्स होता है। C का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। मीटर इनवर्स से मीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा जी आपका, सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स कौन सा विकल्प हो जाएगा, विकल्प बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, लेजर की क्रिया के लिए क्या जरूरी है, ये सॉल्व करने वाला तो नहीं है, फैक्ट है, ध्यान रखना, क्या संख्या में परिवर्तन होना जरूरी है। बोहर का परमाणु मॉडल सफल व्याख्या करता है रेखीय स्पेक्ट्रम की, सतत स्पेक्ट्रम की, अवरक्त की, सभी की, किसकी करता है, आपको खुद डिटेल में पढ़ाया है, किसकी करता है, रेखीय स्पेक्ट्रम की। अगर रेखीय स्पेक्ट्रम की डिटेल वीडियो की जानकारी चाहिए आपको तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, वहाँ बोहर का परमाणु मॉडल अच्छी तरह से समझाया गया है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है, कितना सिंपल है ये तो हर कोई जानता है, क्या होता है जी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। थॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का क्या, संवेग, आवेश, द्रव्यमान और आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात। देखो ऐसे याद रखना, थॉमसन ने क्या थॉमसन का मॉडल पता है आपको, तरबूजे में बीज, ठीक है, चलो वो अलग टॉपिक है। किस किस का
ये E/m का अनुपात, थॉमसन ने क्या निकाला था, E/m का अनुपात निकाला था। E बोले तो आवेश, m बोले तो द्रव्यमान। तो कौन सा विकल्प ठीक हो जाएगा, विकल्प डी, आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात पता होता है, किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है किसको, देखो इसके पीछे वोल्ट आ रहा है, लेकिन वोल्ट का मतलब विभवांतर से नहीं है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। और कैसा मात्रक है, काफ़ी छोटा मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है और काफ़ी छोटा मात्रक है। परमाणु का नाभिक बना होता है, आपको पता है नाभिक में कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो विकल्प बी सही हो जाए। रदरफोर्ड का अल्फा होगा यहाँ पर, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व सिद्ध करता है, आपको पता होना चाहिए। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी अपने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा, नाभिक की। तो नाभिक जो उसमें आ रहा है वही ठीक होगा। नाभिक आ रहा है, ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, लेकिन ए क्या कहता है, ऋणावेशित नाभिक। लेकिन भाई आवेश जो नाभिक होता है वो ऋणावेशित तो होता नहीं है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। बी क्या कहता है, धनावेशित नाभिक, धनावेशित नाभिक का। तो विकल्प बी ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। परमाणु में वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण घूमते हैं, जैसे आपको पता है एटम में क्या होता है, सेंटर में क्या होता है, एक नाभिक होता है। नाभिक में कौन कौन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। ये किस बल के कारण घूमते हैं, रोटेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। और नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और प्लस माइनस के मध्य कौन सा बल लगता है, कूलाम बल लगता है। तो कौन सा विकल्प ठीक होगा जी, विकल्प सी, कूलाम। नेक्स्ट है रेडबर्ग नियतांक का मात्रक होता है, अभी बताया था आपको क्या होता है, मीटर इनवर्स मात्रक होता है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होता है, आपको पता है। नील्स बोहर ने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण कर पाते हैं जिनके लिए उसका कोणीय संवेग क्या होता है, h/2π का पूर्णगुणज होता है। तो h/2π का पूर्णगुणज करने के लिए यहाँ क्या लगा देते थे, n। अब न्यूनतम की बात है तो न्यूनतम के लिए n बराबर 1 लगाएंगे, तो क्या बचेगा जी, h/2π ही तो बचेगा फाइनल। तो h/2π जिसमें आ रहा है वो सही है, इसका मतलब विकल्प बी क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी नमूना का परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या A है, इसके परमाणु में क्या न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी है, न्यूट्रॉन की संख्या होगी। ये कल भी आया था, न्यूट्रॉन संख्या कैसे निकालते हैं, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। परमाणु भार को कैसे दिखाते हैं हम, परमाणु भार को दिखाते हैं जी ए से, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू A माइनस Z कर देंगे, ठीक है कोई विकल्प इसमें A माइनस Z, कौन सा है जी, विकल्प डी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा।